चंद्रशेखर आजाद 1922 में एचआरए के सदस्य बन गए थे। इससे पहले वर्ष 1921 में वो असहयोग आंदोलन के दौरान पकड़ लिए गए थे। मजिस्ट्रेट ने 15 साल के बच्चे से पूछा था, तुम्हारा नाम? उसका जवाब था आजाद। तुम्हारे पिता का नाम? आजादी। तुम्हारा पता? जेल। इन जवाबों से खींचकर उस अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर आजाद को 15 बेत लगाने की सजा दी थी। जब आजाद को एक खंबे से बांधकर बेत लगाए जाने लगे तो वो हर बेत पर चिल्लाकर कहते थे, भारत माता की जय। बेत की सजा खाने के बाद आजाद को जेल से रिहा कर दिया गया। 1925 का अंत होते होते काकोरी कांड के करीब करीब सभी अभियुक्त पकड़ लिए गए थे, सिवाय कुंदन लाल और चंद्रशेखर आजाद के। उन दिनों उनके साथी उनका नाम लेने के बजाय उन्हें नंबर 1 और नंबर 2 कहकर पुकारते थे। उस जमाने में आजाद बहुत फक्र से कहते थे, मेरे जीते जी कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। वो कहा करते थे, दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। काकोरी ट्रेन डकैती के लिए बिस्मिल ने अपनी मदद के लिए 9 क्रांतिकारियों को चुना था। राजेंद्र लाहिरी, ठाकुर रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, अशफाकुल्ला खां, मुकुंदी लाल, मनमथनाथ गुप्त, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल और चंद्रशेखर आजाद। लूट के बाद आजाद को गठरी में बंधी लूट की रकम को लखनऊ पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उस दिन को याद करते हुए मनमथनाथ गुप्त ने अपनी किताब आधी रात के अतिथि में लिखा था, गोमती नदी के किनारे घंटों चलते हुए हम लखनऊ शहर में दाखिल हुए थे। चौक पहुंचने से पहले आजाद ने रुपयों की गठरी राम प्रसाद बिस्मिल के हवाले कर दी थी। मुझे और आजाद को लखनऊ शहर की कोई खास जानकारी नहीं थी। हमें यह भी अंदाजा नहीं था कि हमें कहां जाना चाहिए। आजाद ने हमें सलाह दी, क्यों न हम एक पार्क में सो जाएं। उस जमाने में बेघर लोग अक्सर पार्क में ही सो जाया करते थे। हमने एक पेड़ के नीचे थोड़ी बहुत नींद लेने की कोशिश की। ठंड में हम लोग कांप रहे थे। जैसे ही भोर हुई, चिड़ियां चहचहाने लगी और लोग मंदिरों में जाने लगे। हम लोग भी जाग गए। हम जैसे ही पार्क से बाहर निकले, हमें एक अखबार बेचने वाले की आवाज सुनाई दी, काकोरी में ट्रेन डकैती। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। पार्क में हमारे सोने के दौरान काकोरी में हुई ट्रेन डकैती की खबर चारों ओर फैल चुकी थी। कानपुर के अखबार प्रताप ने, जिसका संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी कर रहे थे, क्रांतिकारियों की तारीफ करते हुए सुर्खी लगाई थी, भारत के 9 रत्न गिरफ्तार। लेकिन इन गिरफ्तार लोगों में चंद्रशेखर आजाद नहीं थे। आजाद पुलिस की नजरों से बचते हुए बनारस पहुंच चुके थे। वो पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। पुलिस हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी थी, लेकिन वो हर बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाते थे। काकोरी केस में बड़े क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के बाद संगठन चलाने की जिम्मेदारी आजाद जैसे जूनियर क्रांतिकारियों पर आ गई थी। जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय पुलिस की लाठी से मारे गए तो क्रांतिकारियों ने उनकी मौत का बदला लेने की योजना बनाई। योजना बनी कि भगत सिंह लाला लाजपत राय पर लाठी चलवाने वाले साउंडर्स पर गोली चलाएंगे। राजगुरु स्टैंड बाई में रहेंगे और भगत सिंह को कवर देंगे। अगर हमले के बाद कोई इनका पीछा करता है तो पंडित जी और चंद्रशेखर आजाद उनसे निपटेंगे। जैसे ही साउंडर्स अपने हेड कांस्टेबल चानन सिंह के साथ अपनी मोटरसाइकिल के पास पहुंचा, राजगुरु ने चीते की तरह उछलकर उसके सीने पर फायर कर दिया। अगले ही क्षण भगत सिंह एक पेड़ के पीछे से कूदे और उन्होंने एक के बाद एक 6 गोलियां साउंडर्स के शरीर में उतार दी। साउंडर्स की उसी समय मौत हो गई। भगत सिंह और राजगुरु दौड़ने लगे। उन्हें पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर फर्न दौड़ा। राजगुरु ने उन पर फायर करने की कोशिश की,
लेकिन उनकी पिस्टल का घोड़ा अटक गया। जैसे ही फर्न ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, राजगुरु ने उन्हें इतनी जोर से लात मारी कि वो दूर जा गिरा। राजगुरु और भगत सिंह कॉलेज की तरफ दौड़ रहे थे। उनके पीछे हेड कांस्टेबल चानन सिंह दौड़ रहा था। करीब 50 गज की दूरी से आजाद ये सब नजारा देख रहे थे। चानन सिंह भगत सिंह को पकड़ने ही वाले थे। बाबू कृष्णमूर्ति चंद्रशेखर आजाद की जीवनी आजाद द इनविंसिबल में लिखते हैं, तभी पीछे से आजाद की आवाज गूंजी, रुको। चानन सिंह ने भागते हुए पीछे मुड़कर देखा। आजाद ने चिल्लाकर कहा, रुको, इनका पीछा करना छोड़ दो। चानन सिंह ने आजाद की बात नहीं मानी और भगत सिंह का पीछा करना जारी रखा। जब चानन सिंह ने तीसरी बार आजाद की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया तो आजाद ने फायर किया। गोली लगते ही चानन सिंह नीचे गिर गया। आजाद भी वहां से उठे और गायब हो गए। कुछ दूरी पर साइकिलें उनका इंतजार कर रही थी। भगत सिंह ने साइकिल चलाई, राजगुरु आगे उस साइकिल के डंडे पर बैठे। वो तेजी से नाभा हाउस पहुंचे। इसके बाद क्रांतिकारियों ने तय किया कि वो सेंट्रल असेंबली में बम फेंकेंगे। आजाद ये काम खुद करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उनका कोई साथी तैयार नहीं हुआ। इसके बाद भगत सिंह ने ये जिम्मेदारी उठाने की पेशकश की। चंद्रशेखर आजाद इसके सख्त खिलाफ थे। बाद में सेंट्रल कमेटी की बैठक में भगत सिंह ने ये काम करने के लिए सबको मना लिया। इस काम में उनका साथ देने के लिए बटुकेश्वर दत्त को चुना गया। बाबू कृष्णमूर्ति लिखते हैं, जिस दिन भगत सिंह को असेंबली में बम फेंकना था, आजाद, भगवती चरण, सुखदेव और वैशंपायन भी असेंबली के अंदर पहुंच गए। जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, आजाद खड़े हो गए। भगत सिंह और दत्त ने उनकी तरफ देखा। आजाद ने हाथ के इशारे से उनसे विदा दी और संकेत दिया कि वो अपना काम जारी रखें। जैसे ही जॉर्ज शूस्टर ने खड़े होकर बिल के बारे में बोलना शुरू किया, भगत सिंह ने बम फेंका। बम की जोरदार आवाज और गहरे धुएं के बीच भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, HSRA जिंदाबाद। उन्होंने सदन में पर्चे फेंकने शुरू कर दिए। पूरी असेंबली में भगदड़ मच गई। चंद्रशेखर उसी दिन दिल्ली से झांसी के लिए रवाना हो गए। चंद्रशेखर आजाद का दूसरा नाम तिवारी चंद्रशेखर शर्मा भी था। उनका शरीर गठा हुआ था, जिसे भीड़ में भी पहचाना जा सकता था। उनके गोल चेहरे पर चेचक के दाग थे। उनकी बड़ी भावपूर्ण आंखें थीं, जिन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये किसी क्रांतिकारी की आंखें हैं। उनकी आंखें किसी कवि और संत की तरह शांत और दिलासा देने वाली थी। बलिष्ठ शरीर वाले चंद्रशेखर आजाद की मांसपेशियां बहुत मजबूत थी। उनके हाथ लोहे जैसे मजबूत थे। वो दिन में सैकड़ों दंड बैठकें करते थे। वो नाटे कद के थे। उनका कद था 5 फीट 6 इंच। उनकी मूछें दोनों तरफ से ऊपर की तरफ मुड़ी रहती थी। शिव वर्मा अपनी किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ द फेलो रेवोल्यूशनरीज में लिखते हैं, चंद्रशेखर वक्त के तगासे के अनुसार कई तरह के कपड़े पहनते थे। कभी कभी जब वो धोती कमीज और बंडी धारण करते थे तो लोग उन्हें उत्तर भारत का अमीर व्यापारी समझते थे। कभी कभी वो कुली का भेष धारण करते थे। तब वो अपने सिर पर लाल कपड़ा बांधते थे और फटे पुराने कपड़े पहनते थे, जिसमें से पसीने की बू आती थी। उनकी दाहिनी बाह में पीतल का बिल्ला इतना वास्तविक लगता था कि कई बार लोग उनसे अपना सामान उठाने के लिए कहते थे। कभी कभी वो कलफ लगी हुई कमीज, शॉर्ट्स, फेल्ट हैट और बूट पहनते थे। उस समय कई पुलिस वाले उन्हें पुलिस अफसर समझकर सैल्यूट करते थे। जब वो केसरिया वस्त्र पहनकर अपने माथे पर भभूत लगाते थे तो लोग उन्हें सन्यासी समझकर उनके पैरों पर गिर पड़ते थे। लेकिन अपने जीवन के आखिरी समय में आजाद अक्सर धोती और कुर्ता ही पहना करते थे, लेकिन कुर्ते के ऊपर
वो जैकेट ज़रूर पहनते थे ताकि वो उसके अंदर आसानी से अपनी पिस्तौल छिपा सकें। मशहूर क्रांतिकारी दुर्गा देवी लिखती हैं, आज़ाद कभी भी बिस्तर पर नहीं सोते थे। वो आमतौर से ज़मीन पर पुराने अखबार बिछाकर उसी पर सो जाया करते थे। वो बहुत कम खाना खाते थे। उनकी रोज़ की खुराक थी सिर्फ 2 फुलके और गुड़ के 2 टुकड़े। अगर वो भी उन्हें नसीब नहीं होता था तो वो एक आने का भुना हुआ चना खरीद कर खा लेते थे। लेकिन जब उन्हें आराम से खाने का मौका मिलता था तो वो अच्छे भोजन का आनंद भी लेते थे। उनको खिचड़ी बहुत पसंद थी। चंद्रशेखर आज़ाद का निशाना ज़बरदस्त था। अपने बचपन में उन्होंने भील बच्चों के साथ तीर चलाने का काफ़ी अभ्यास किया था। लेकिन क्रांतिकारी बनने के बाद उन्होंने तीर कमान की जगह पिस्टल और गोलियां रखना शुरू कर दिया था। चंद्रशेखर के निशाने की तारीफ उनके विरोधियों ने भी की थी। उनके समय में उत्तर प्रदेश के आईजी रहे हॉलिंस ने मेन ओनली पत्रिका के अक्टूबर 1958 के अंक में लिखा था, आज़ाद की पहली ही गोली नॉट भावर के कंधे में लगी थी। पुलिस इंस्पेक्टर विश्वेश्वर सिंह आज़ाद पर गोली चलाने के फेर में एक पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। तब तक आज़ाद को 2 या 3 गोलियां लग चुकी थी, लेकिन तब भी उन्होंने विश्वेश्वर सिंह के सिर का निशाना लगाया और वो गोली निशाने पर लगी। उस गोली ने विश्वेश्वर का जबड़ा तोड़ दिया। ये आज़ाद के जीवन की आखिरी लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई थी। मैंने आज़ाद से अच्छा निशानेबाज अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आज़ाद के मरने के बाद भी नॉट भावर की हिम्मत नहीं हुई कि वो उनके पास जाए। उसने अपने एक सिपाही को आदेश दिया कि ये देखने के लिए कि आज़ाद जीवित तो नहीं है, उनके पैरों पर फायर करो। तब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र अल्फ्रेड पार्क के आसपास इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। 8 लोगों ने उनके पार्थिव शरीर को उठाकर एक गाड़ी में रखा। आज़ाद की जेब में 448 रुपए पाए गए। जैसे ही राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को इसका पता चला, उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया कि उनके शव को उनके हवाले कर दिया जाए, लेकिन पुलिस ने उनके इस अनुरोध को ठुकरा दिया। जब तक बनारस से आए आज़ाद के संबंधी शिव विनायक मिश्र रसूलाबाद घाट पहुंचते, चंद्रशेखर आज़ाद का शव आधा जल चुका था। उन्होंने दोबारा आज़ाद की चिता को मुखाग्नि दी। इस बीच कमला नेहरू अपनी 13 वर्ष की बेटी इंदिरा नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ वहां पहुंच गए। विश्वनाथ वैशंपायन अपनी किताब अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद में लिखते हैं, आज़ाद की अस्थियों का जुलूस खद्दर भंडार से निकाला गया। लकड़ी के तख्त पर एक काली चादर बिछाई गई। जुलूस शहर में घूमता पुरुषोत्तम दास पार्क पहुंचा। अस्थियों पर शहर में जहां तहां फूल बरसाए गए। उस दिन पूरे शहर में हड़ताल रही। टंडन पार्क की सभा को अन्य लोगों के अलावा शचीन्द्र नाथ सान्याल की पत्नी प्रतिमा सान्याल ने संबोधित किया। आज़ाद की अस्थियों में से एक अस्थि को आचार्य नरेंद्र देव अपने साथ ले गए। अल्फ्रेड पार्क में जिस पेड़ के पीछे आज़ाद की मृत्यु हुई थी, आम लोगों ने कई जगह आज़ाद लिख दिया था। वहां की मिट्टी भी लोग उठाकर ले गए थे। उस स्थान पर रोज लोगों की भीड़ लगने लगी। लोग वहां फूल मालाएं चढ़ाने और दीपक जलाकर आरती करने लगे। इसीलिए एक दिन अंग्रेजों ने रातों रात उस पेड़ को जड़ से काटकर उसका नामो निशान मिटा दिया और जमीन बराबर कर दी। काटे हुए पेड़ को एक सैनिक लॉरी में लाद कर दूसरे स्थान पर फेंक दिया गया। अक्टूबर 1939 में उसी जगह पर बाबा राघव दास ने एक और जामुन के पेड़ को लगाया। वो पेड़ आज भी मौजूद है। बात सन 1925 की है। 8 डाउन पैसेंजर गाड़ी के दूसरे दर्जे के डिब्बे में अशफाकुल्ला, शचीन्द्र नाथ बख्शी और राजेंद्र लाहिड़ी सवार थे। उन्हें यह काम सौंपा गया था कि वो निश्चित स्थान पर जंजीर खींचकर ट्रेन खड़ी करवा दें। बाकी 7 लोग रामप्रसाद बिस्मिल,
केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल, मनमथनाथ गुप्त और चंद्रशेखर आजाद उसी ट्रेन के तीसरे दर्जे के डिब्बे में सवार थे। उनमें से कुछ को गार्ड और ड्राइवर को पकड़ने का काम सौंपा गया था, जबकि बाकी लोगों को गाड़ी के दोनों ओर पहरा देने और खजाना लूटने की जिम्मेदारी दी गई थी। जिस समय गाड़ी की जंजीर खींची गई, अंधेरा हो चला था। गार्ड और ड्राइवर को पेट के बल लिटा दिया गया और तिजोरी को ट्रेन से नीचे गिरा दिया गया। तिजोरी काफी वजनी और मजबूत थी। हथौड़ों और छेनी से उसे तोड़ा जाने लगा। अशफाकुल्ला की हथौड़े की मार से मोटी तिजोरी भी मुंह खोलकर अंदर का खजाना उगलने के लिए विवश हो गई। तिजोरी में नकद रुपए बहुत थे, इसलिए उनको गठरी में बांधा गया और क्रांतिकारियों ने पैदल ही लखनऊ की राह पकड़ी। शहर में घुसते ही खजाना सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया। उन लोगों के ठहरने के जो ठिकाने पहले से तय थे वो वहां चले गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने रात एक पार्क में ही बैठकर बिता दी। सुबह होते ही अखबार बेचने वाला चिल्लाता सुना गया, काकोरी के पास सनसनीखेज डकैती। इस ट्रेन डकैती से ब्रिटिश शासन बौखला गया। गुप्तचर विभाग के लोग सजग होकर उन सभी लोगों पर निगरानी रखने लगे जिन पर क्रांतिकारी होने का शक था। 47 दिन बाद यानी 26 सितंबर 1925 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर छापे मारकर गिरफ्तारियां की गईं। इनमें से 4 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, 4 को काला पानी की उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 17 लोगों को लंबी कैद की सजा सुनाई गई। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद और कुंदन लाल ही पुलिस के हाथ नहीं लगे। आजाद को ब्रिटिश पुलिस कभी जीवित नहीं पकड़ पाई। आजाद के बारे में मशहूर था कि उनका निशाना जबरदस्त था। 17 दिसंबर 1927 को अंग्रेज डीएसपी जॉन साउंडर्स को मारने के बाद जब भगत सिंह और राजगुरु डीएवी कॉलेज हॉस्टल की तरफ भाग रहे थे तो एक पुलिस हवलदार चानन सिंह उनके पीछे दौड़ रहा था। हॉस्टल से सारा नज़ारा देख रहे चंद्रशेखर आजाद को यह अंदाजा हो गया था कि भगत सिंह और राजगुरु ने अपनी पिस्तौल साउंडर्स पर खाली कर दी है और उनके पास गोलियां नहीं बची हैं। चंद्रशेखर आजाद के साथ ही रहे शिव वर्मा अपनी किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ फेलो रिवॉल्यूशनरीज में लिखते हैं, ये जिंदगी और मौत की दौड़ थी और दोनों के बीच का फासला धीरे धीरे कम होता जा रहा था। भागते हुए चानन सिंह की बाहें भगत सिंह को बस पकड़ने ही वाली थीं, लेकिन इससे पहले कि चानन सिंह ऐसा कर पाते, एक गोली उनकी जांघ के पार निकल गई। वो गिर पड़े और बाद में ज्यादा खून निकल जाने से उनकी मौत हो गई। ये गोली अपनी माउजर पिस्तौल से चंद्रशेखर आजाद ने चलाई थी। आजाद की ये आदत थी कि जब भी उनका कोई ऐसा साथी पकड़ा जाता जो उन्हें या उनके रहने के स्थान को जानता होता तो वो अपने रहने की जगह तुरंत बदल देते थे और जरूरत हुई तो अपना शहर भी। शायद यही वजह थी कि अनेकों लोगों द्वारा मुखबरी करने के बावजूद भी पुलिस बरसों तक उनको नहीं ढूंढ पाई। 27 फरवरी 1931 को आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने साथी सुखदेव राज के साथ बैठे बात कर रहे थे कि सामने की सड़क पर एक मोटर आकर रुकी, जिसमें से एक अंग्रेज अफसर नाट बावर और 2 कांस्टेबल सफेद कपड़ों में नीचे उतरे। सुखदेव राज लिखते हैं कि मोटर खड़ी होते ही हम लोगों का माथा ठनका। गोरा अफसर हाथ में पिस्तौल लिए सीधा हमारी तरफ आया और पिस्तौल दिखाकर हम लोगों से अंग्रेजी में पूछा, तुम लोग कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? आजाद का हाथ
अपनी पिस्तौल पर था और मेरा अपनी। हमने उसके सवाल का जवाब गोली चला कर दिया, मगर गोरे अफसर की पिस्तौल पहले चली और उसकी गोली आजाद की जांग में लगी। आजाद की गोली गोरे अफसर के कंधे पर लगी। दोनों तरफ से दनादन गोलियां चल रही थीं। अफसर ने पीछे दौड़कर मौलवी के पेड़ की आड़ ली। उसके सिपाही कूदकर नाले में जा छिपे। उधर हम लोगों ने जामुन के पेड़ को अपनी आड़ बनाया। एक क्षण के लिए लड़ाई रुक सी गई। तभी आजाद ने मुझसे कहा, मेरी जांग में गोली लग गई है, तुम यहां से निकल जाओ। बाद में नाट बावर ने एक प्रेस वक्तव्य में कहा, ठाकुर विशेश्वर सिंह से मेरे पास संदेश आया कि उन्होंने एक व्यक्ति को अल्फ्रेड पार्क में देखा है जिसका हुलिया चंद्रशेखर आजाद से मिलता है। मैं अपने साथ मोहम्मद जमान और गोविंद सिंह कांस्टेबल को लेते गया। मैंने कार खड़ी कर दी और उन लोगों की तरफ बढ़ा। करीब 10 गज की दूरी से मैंने उनसे पूछा कि वो कौन हैं। जवाब में उन्होंने पिस्तौल निकालकर मुझ पर गोली चला दी। मेरी पिस्तौल पहले से ही तैयार थी। मैंने भी उस पर गोली चलाई। जब मैं मैगजीन निकालकर दूसरी भर रहा था, आजाद ने मुझ पर गोली चलाई, जिससे मेरे बाएं हाथ से मैगजीन नीचे गिर गई। तब मैं एक पेड़ की तरफ भागा। इसी बीच विशेश्वर सिंह रेंग कर झाड़ी में पहुंचे। वहां से उन्होंने आजाद पर गोली चलाई। जवाब में आजाद ने भी गोली चलाई, जो विशेश्वर सिंह के जबड़े में लगी। जब जब मैं दिखाई देता, आजाद मुझ पर गोली चलाते रहे। आखिर में वो पीठ के बल गिर गए। इसी बीच एक कांस्टेबल एक शॉटगन लेकर आया जो भरी हुई थी। मैं नहीं जानता था कि आजाद मरे हैं या बहाना कर रहे हैं। मैंने उस कांस्टेबल से आजाद के पैरों पर निशाना लेने के लिए कहा। उसके गोली चलाने के बाद जब मैं वहां गया तो आजाद मरे हुए पड़े थे। उनका एक साथी भाग गया था। जाते समय नाट बावर ने हिदायत दी कि चंद्रशेखर आजाद की लाश की तलाशी लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए और विशेश्वर सिंह को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। आजाद के शव की तलाशी लेने पर उनके पास से 448 रुपए और 16 गोलियां मिली। दोनों ही पक्ष जिन पेड़ों के पीछे थे, उन पर गोलियों के निशान थे। नाट बावर के पीछे उनकी खड़ी कार में भी गोलियां लगी थीं और उसकी बॉडी में 3 छेद हो गए थे। आजाद के शरीर का पोस्टमार्टम सिविल सर्जन लेफ्टिनेंट कर्नल टाउनसेंड ने किया। उस समय 2 मजिस्ट्रेट खान साहब, रहमान बख्श कादरी और महेंद्र पाल सिंह वहां मौजूद थे। आजाद के दाहिने पैर के निचले हिस्से में 2 गोलियों के घाव थे। गोलियों से उनकी टिबिया बोन भी फ्रैक्चर हुई थी। एक गोली दाहिनी जांघ से निकाली गई। एक गोली सिर के दाहिनी ओर पेरिएटल बोन को छेदती हुई दिमाग में जा घुसी थी और दूसरी गोली दाहिने कंधे को छेदते हुए दाहिने फेफड़े पर जा रुकी थी। विश्वनाथ वैशंपायन लिखते हैं, आजाद का शव चूंकि भारी था इसलिए उसे स्ट्रेचर पर नहीं रखा जा सका। चंद्रशेखर आजाद चूंकि ब्राह्मण थे इसलिए पुलिस लाइन से ब्राह्मण रंगरूट बुलवाकर उन्हीं से शव उठवाकर लॉरी में रखा गया। इस बीच कांग्रेस नेता पुरुषोत्तम दास टंडन वहां पहुंच गए, लेकिन आजाद के शव के लिए लॉरी वहां से चल पड़ी थी। जब तक टंडन और कमला नेहरू रसूलाबाद घाट पर पहुंचे, आजाद का शव जल चुका था। आजाद की अस्थियां एकत्रित कर उनके रिश्तेदार शिव विनायक मिश्र शहर में लाए। खद्दर भंडार से एक जुलूस निकाला गया। लकड़ी के तख्त पर एक काली चादर बिछाई गई जिस पर अस्थियां रखी गईं। शहर में घूमता हुआ जुलूस पुरुषोत्तम दास टंडन पार्क पहुंचा। अस्थियों पर शहर में कई जगह फूल बरसाए गए। टंडन पार्क में पुरुषोत्तम दास टंडन, कमला नेहरू, मंगल देव सिंह और शचीन्द्र सान्याल की पत्नी प्रतिमा सान्याल के भाषण हुए। उस दिन पूरे शहर में हड़ताल रही। विश्वनाथ
वैशंपायन अपनी किताब अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद में लिखते हैं, सीआईडी सुपरिंटेंडेंट ने स्वीकार किया कि उन्होंने आज़ाद जैसे निशानेबाज बहुत कम देखे हैं, खासकर उस समय जब उन पर 3 तरफ से गोलियां चलाई जा रही हों। यदि पहली गोली आज़ाद की जांघ में न लगी होती तो पुलिस के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती, क्योंकि नाट बावर का हाथ पहले ही बेकार हो चुका था। नाट बावर के रिटायर होने के बाद सरकार ने आज़ाद की पिस्तौल उन्हें उपहार में दे दी और वो उसे अपने साथ लेकर इंग्लैंड चले गए। बाद में इलाहाबाद के कमिश्नर मुस्तफ़ी, जो बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति बने, बावर को पिस्तौल लौटाने के लिए एक पत्र लिखा, लेकिन बावर ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। बाद में लंदन में भारतीय उच्चायोग की कोशिश के बाद बावर उसे इस शर्त पर लौटाने के लिए तैयार हो गए कि इसके लिए भारत सरकार उनसे लिखित अनुरोध करे। उनकी शर्त मान ली गई और 1972 में ये कोल्ट पिस्तौल भारत लौटी और 27 फरवरी 1973 को शचीन्द्रनाथ बख्शी की अध्यक्षता में हुए समारोह के बाद उसे लखनऊ संग्रहालय में रख दिया गया। कुछ सालों बाद जब इलाहाबाद का संग्रहालय बनकर तैयार हुआ तो उसको वहां के एक विशेष कक्ष में लाकर रख दिया गया। जिस पेड़ के नीचे आज़ाद मारे गए थे, वहां हर दिन लोगों की भीड़ जमा होने लगी। लोग वहां फूल मालाएं चढ़ाने और दीपक जलाने लगे। अंग्रेज सरकार ने रातों रात उस पेड़ को जड़ से काटकर उसका नामो निशान मिटा दिया और जमीन बराबर कर दी। उसकी लकड़ी को लॉरी से उठवाकर कहीं और फेंकवा दिया गया। बाद में आज़ाद के चाहने वालों ने उसी जगह पर एक जामुन के एक और पेड़ का वृक्षारोपण किया। आज़ाद के अंत के साथ ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी छिन्न भिन्न होनी शुरू हो गई थी। 1 महीने के अंदर ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दे दी गई। इतने कम समय में इतने नेताओं की मौत से HRSA को बहुत धक्का पहुंचा, जिससे वो कभी नहीं उबर पाया।